सुप्रभात बच्चों। गांव देहात स्टडी सेंटर पे आप सब लोग का स्वागत है। बच्चों, वक्त का काम तो गुजरना है, वक्त का काम तो गुजरना है। अच्छा है तो शुक्र कीजिए। अगर वक्त आपका अच्छा है तो भगवान का शुक्र कीजिए, और यदि वक्त आपका खराब है तो फिर सब्र कीजिए। ठीक है, खराब वक्त जब मिले तो उसमें जब बहुत ज़्यादा आवाधावी मचाने की ज़रूरत नहीं, उसमें सब्र रखिए, आपका सब काम सफल होगा। और वक्त अगर अच्छा है तो फिर शुक्र कीजिए, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के काव्य खंड के 5 नंबर पाठ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी पाठ पुस्तक के काव्य खंड से 5 नंबर पाठ हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको हम लोग समझेंगे। आप लोग भी सामने बुक रखिए और वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिए। बच्चों, वीडियो को लाइक करना आप लोग भूलिए मत। वीडियो लाइक कीजिए और वीडियो देखने के बाद में आप अपना कमेंट दीजिए। आपका कमेंट का बेसब्री से मुझे इंतजार रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कक्षा 10 हिंदी पाठ पुस्तक काव्य खंड पाठ नंबर 5, जिसका नाम है भारत माता। जिसका नाम है भारत माता। इसके कवि हैं, एक कविता है, कविता के कवि ही होते हैं। ठीक है, इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। बच्चों, ये सुमित्रानंदन पंत ये किसी नाम और जान पहचान के मुहताज नहीं है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, और इनकी बहुते सारी कृतियां है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। साहित्य के द्वारा जो सबसे उच्च पुरस्कार जो दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो इनको मिला हुआ है सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इनका कवि परिचय जान लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, आइए आप लोग नोट डाउन करते जाइए, लिखते जाइए। लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो देखते समय लिख दीजिएगा, 70% आपको याद हो जाएगा। वीडियो देखते समय ही आप लिखते जाइए, आपको 70% याद हो जाएगा बच्चों। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसीलिए हम हर वीडियो में कहते हैं कि बच्चों कॉपी पेन सामने लेके बैठा करो और लिखो। चलिए, ऊपर में हेडिंग डालिए पाठ 5 भारत माता, लिख के अंडरलाइन कर दीजिए। पाठ 5 भारत माता लिख के अंडरलाइन कर दीजिए। कवि डैश देके सुमित्रानंदन पंत। कवि डैश देके सुमित्रानंदन पंत। जन्म 1900 ईस्वी में। जन्म 1900 उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिला के कोसानी गांव में। उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में 1900 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। आपसे पूछा जाएगा सवाल, ये सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? 1900। एकदम सीधा सपाटा, हर बच्चा को याद हो जाएगा। 1900 में कहाँ? तो उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में। क्लियर? इनके माता का नाम सरस्वती देवी था। इनके माता का नाम सरस्वती देवी था। ये बहुत ही इनके साथ एक अजीब दुर्भाग्य कहिए इनका, कि जैसे ही इनका जन्म हुआ तो 6 घंटे के बाद ही, इनके जन्म के 6 घंटे बाद इनके माता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनके पिता ने ही किए, इनके परिवार वालों ने किए, और गांव के ही हाई स्कूल से, गांव से ही अपने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए, और गांव के ही अपने ही शहर के प्राथमिक शिक्षा वहीं से प्राप्त करके वहीं से हाई स्कूल इन्होंने पास किया। जबकि हम लोग देखते हैं कि हम लोग के परिवार में आसपास में छोटे छोटे से ही बच्चों को हम लोग प्राइवेट स्कूल में भेजना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारे बच्चों का एजुकेशन स्तर ऊंचा हो सके। लेकिन इनके 6 घंटे इनके जन्म के हुआ था, तभी इनकी माता जी एक्सपायर कर गई। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इनकी 2 मुख्य रचना, इनकी रचनाएं तो ऐसे बहुत सारी हैं। अभी हम इस वीडियो में 2 मुख्य रचनाएं बता रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, तो लिखिए ग्राम्या।
1 नंबर देके रचना और 1 नंबर देके लिखिए ग्राम्या, 2 नंबर में लिखिए चिदम्बरा। 1 नंबर में ग्राम्या, 2 नंबर में चिदम्बरा। आपसे पूछा जाएगा कि ग्राम्या किनकी रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की। चिदम्बरा किनकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की। ऐसा पूछा जाएगा ये निम्नलिखित में से सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन है, तो आपको ये 2 मुख्य याद रखना होगा। ये निश्चित ही ऑप्शन में रहेगा, ग्राम्या या चिदम्बरा, ये निश्चित ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, अब बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन हम आपको 2 ही ठो क्यों बता रहे हैं, ये 2 ही ठो मुख्य है एग्जाम की दृष्टि से। हम 2 को इसलिए बता रहे हैं कि ग्राम्या जो कविता है उससे यह भारत माता शीर्षक नाम के जो अभी हम लोग भारत माता जो कविता पढ़ेंगे ये ग्राम्या से ही लिया गया है। ग्राम्या से ही यह भारत माता नाम के शीर्षक का एक कविता लिया गया है। और चिदम्बरा जो है, चिदम्बरा जब इन्होंने लिखा था तो चिदम्बरा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। चिदम्बरा जब ये लिखे थे तो इस रचना को लेके इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत के किन रचनाओं पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आपका जवाब होगा चिदम्बरा। आपका जवाब होगा चिदम्बरा। भारत माता शीर्षक कविता सुमित्रा नंदन पंत के किस रचना से ली गई है, आपका जवाब होगा ग्राम्या। भारत माता शीर्षक नाम की कविता सुमित्रा नंदन पंत के किस रचना से ली गई है, आपका जवाब होगा ग्राम्या। क्लियर। और सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस रचना के लिए, तो चिदम्बरा। क्लियर। चलिए, इनका अंतिम जो रचना था, जो मरने से कुछ ही दिन पहले जो लिखे हुए थे इस सुमित्रा नंदन पंत, उसका नाम था लोकायतन। इनकी अंतिम रचना, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम रचना क्या है, आपका जवाब होगा लोकायतन। लोकायतन। ठीक है, बस ये थोड़ा सा इनका कवि परिचय था। अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं कविता के तरफ, और कविता को ध्यान से आप लोग सुनिए, शुरू से अंत तक ध्यान से सुन लीजिएगा। इसी में आपका कविता का ये सारा सवाल जवाब आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं कविता की तरफ। लिख रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, भारत माता नाम से एक कविता है, आप लोग भी देख सकते हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है स्पष्ट। यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत की ये पूरा इनकी जीवनी के बारे में लिखा हुआ है, इनका एक कवि परिचय है, और यहाँ से इनका लिखा हुआ एक कविता है। हम लोग आइए हम लोग कविता देखते हैं। लिख रहे हैं, भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैलासा आंचल गंगा जमुना में आसूजल मिट्टी की प्रतिमा उदासनी भारत माता ग्राम वासनी। ठीक है, ये कविता आप लोग भी थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, पढ़ के फिर अर्थ बताएंगे तो ज़्यादा समझ में। आप लोग भी पढ़िए। भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैलासा आंचल गंगा जमुना में आसूजल मिट्टी की प्रतिमा उदासनी भारत माता ग्राम वासनी। कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि भारत माता ग्राम वासनी, अगर आपको भारत माता को देखना है, अगर आपको भारत माता को देखना है, कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता का असली रूप जो है वो गांवों में देखने को मिलता है। भारत माता गांवों में निवास करती है, ग्रामवासिनी। भारत माता कहाँ रहती है, आपसे सवाल पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, भारत माता कहाँ रहती है, आपका जवाब होगा गांव में रहती है। कहाँ रहती है, गांव में रहती है। खेतों में फैलासा श्यामल, देखते हैं कि गांव में धान की खेत जब उग जाता है, गेहूं की लहलाते फसलें जब हो जाते हैं, चारों तरफ कितना हरा भरा गांव की खेतों में हरियाली लगता है, चारों तरफ हरे पेड़ पौधे नदी तालाब, ये सब प्राकृतिक चीजें जो हैं कितना सुंदर मनमोहक लगता है। वहीं कह रहे हैं कि खेतों में फैला है श्यामल, चारों तरफ खेतों में, गांव के खेतों में हरी भरी हरियाली फैली हुई है। धूल भरा मैलासा आंचल गंगा जमुना में आसूजल मिट्टी की प्रतिमा उदासनी भारत माता ग्रामवासिनी। कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि यह कविता उस समय लिखे हुए हैं जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी के जंजीर में जकड़े हुआ था।
यह कविता सुमित्रा नंदन पंत जी उस समय लिखे हुए हैं जब हमारे देशों पे, जब हमारे भारतीयता पे, हमारे भारतीय लोगों पे अंग्रेजों का शासन चलता था, अंग्रेजों का हुकूमत चलता था। हम सब कुछ उपजाते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी हम दूसरे के अधीन रह के अपना जीवन यापन करते थे। उस समय कह रहे हैं कि धूल भरा मैला सा आंचल, इस भारत माता का आंचल जो है ये पवित्र आंचल है, धूल से धूर्षित हो गया है, ये धूल से मैला हो गया है। मैला होने का सेंस बता रहे हैं कि दूसरे के शासन में, दूसरे के परतंत्रता के बेड़ी में जकड़ के हमारे यहाँ का जो समाज है वो दूसरे के शासन के अंतर्गत आके बहुत दुखी है, बहुत दुख भरा जीवन व्यतीत कर रहा है। अभी आगे आगे सुनिएगा क्या क्या मिलेगा। बहुत दुख भरा जीवन हमारे यहाँ का लोग व्यतीत कर रहा है। तो यहाँ पे धूल भरा मैला सा आंचल, हमारे भारत माता का आंचल जो है धूल से धूर्षित हो गया है, मैला हो गया है। गंगा जमुना में आंसू जल, हमारे भारत माता के दो गो आँख हैं, हमारे भारत माता के दो आँखें हैं जिसका नाम है गंगा और जमुना। हमारे भारत माता के दो आँखें हैं जिसका नाम है गंगा और जमुना। और ये गंगा जमुना जो है, गंगा जमुना में आंसू जल, और ये गंगा जमुना के जल जो हैं हमारे भारत माता के आंसू के समान हैं। ये गंगा जमुना में जो पानी बह रहा है ये हमारे भारत माता के आंसू के समान है। मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता ऐसा लग रहा है कि एक मिट्टी की प्रतिमा बन गई है, एक मिट्टी की प्रतिमा बन गई है भारत माता। और कैसी प्रतिमा? तो उदासीन प्रतिमा। भारत माता की प्रतिमा मिट्टी की बन गई है, और कैसी प्रतिमा बन गई है? तो उदासीन प्रतिमा बन गई है। बच्चों समझ में आया? फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। इसका भावार्थ हुआ बच्चों कि भारत माता गांवों में रहती है, भारत माता गांव में रहती है। गांव के खेत खलिहानों में चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ हरा भरा वातावरण देखने को मिलता है। धूल भरा मैला सा आंचल, भारत माता का आंचल जो है धूल से धूलसित हो गया है, मैला हो गया है। गंगा जमुना में आंसू जल, भारत माता की दो नयन है, एक गंगा और एक जमुना, और गंगा जमुना में जो पानी बह रहा है वो भारत माता के आंसू के समान है। इस प्रकार से परतंत्रीय गुलामी के जंजीर में जकड़े होने के कारण भारत माता एक उदासीन प्रतिमा बन गई है। भारत माता एक उदासीन प्रतिमा बन गई है। क्लियर? यहां तक तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत बच्चों आप लोगों को नहीं होगा। अगले पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, जुग जुग के तम से विसरण मन, वह अपने घर में परवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, जुग जुग के तम से विसरण मन, वह अपने घर में परवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। ठीक है, कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि कर्मठ सपूत किसानों की, ये पंक्ति के माध्यम से जो है कर्मठ सपूत किसानों की दयनीय दशा एवं दुखपूर्ण जीवन की करुणा कहानी प्रस्तुत करते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी हमारे जो देश के जो कर्मठ किसान सपूत जो हैं, जो अन्न उपजा रहे हैं, जो हमारे किसान हैं, उनकी दयनीय दशा, दुख भरी जीवन, दयनीय दशा, दुखपूर्ण जीवन की करुणा कहानी, कितनी उनकी मार्मिक कहानी है। कितना मेहनत करते हैं, इतनी फसल उपजाते हैं, फिर भी उनकी जीवन कितनी दुख भरी व्यतीत हो रही है। ये परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ने के बाद से कितनी उनकी जीवन में दुख है, इसके बारे में बता रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। वही कह रहे हैं कि कर्मठ सपूत किसानों की दयनीय दशा एवं दुखपूर्ण जीवन की करुणा कहानी प्रस्तुत करते हैं, और कह रहे हैं कि जमींदारों और सूदखोरों के और साहूकारों के शोषण के कारण, जब हमारा देश गुलाम था तो यहाँ पे जमींदारों साहूकारों के अंदर में ही सारे किसान लोग काम करते थे।
ये बड़े बड़े खेतों के बहुत बड़े भूखंड जो होता है, सब लोग को ले लिया जाता था, जमींदार ले लेते थे, सूदखोर ले लेते थे और उससे किसानों से खेती करवाते थे। बहुत नाम मात्र के मजदूरी मिलता था, टैक्स लगाया जाता था। इस प्रकार से इनका जीवन जो है बहुत ही गरीब हो गया था, बहुत ही दुखदायी जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, इन सूदखोरों साहूकारों के शोषण ने इन्हें अति गरीब और चेतना शून्य बना दिया। मतलब एकदम साफ चेतना शून्य, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें, इतनी इनके ऊपर शोषण हो रही है। भारत माता की दृष्टि दीनता से ग्रस्त और निराशा से झुकी हुई है। भारत माता की दृष्टि जो है दीनता से ग्रस्त और निराशा से झुकी हुई है। इसके अधरों पे मुख रोदन है। ये भारत माता, मतलब भारत माता यहाँ पे कवि सेंस मतलब है कि भारत के लोगों, इनके चेहरा पे एक मुख रोदन है, मतलब चेहरा पे एक दुख का भाव व्यक्त होता है। इनके चेहरा पे एक दुख का भाव व्यक्त होता है। भारत माता जुगों जुगों से, भारत माता जो है जुगों जुगों से, जुग जुग के तम से विषरण मन, भारत माता पर जुगों जुगों से विदेशी आक्रमणकारियों, विदेशी लोगों ने यहाँ पे आके शोषण किया, जिसके चलते भारत माता का मन कैसा हो गया है, विषण हो गया है, विष के समान हो गया है। बाहरी लोगों ने आके हमेशा इस पे आक्रमण किया, बाहरी लोगों ने आके हमेशा यहाँ की चीज़ों को लूटा, शोषण किया, जिसके चलते भारत माता का जो मन जो है पूरा विष के समान हो गया है, विस्मृत हो गई है। वो अपने घर में प्रवासनी, और लोग इस पे शासन कर रहे हैं, लोग जो हैं इस पे शासन कर रहे हैं और शासकों के इच्छा पर ही निर्भर रह रही है। शासनों की इच्छा के हिसाब से ही यह भारत माता चल रही है। मतलब यहाँ के लोग चल रहे हैं, यहाँ के लोग अपने मन से नहीं चल पा रहे हैं, दूसरे की इच्छा के अनुरूप यहाँ के लोग चल रहे हैं। मतलब कि परतंत्रता की बेड़ी इतनी जकड़ी हुई है, ये अंग्रेजों के गुलामी के समय के बात बता रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी, कि इतनी गुलामी की जंजीरें जकड़ी हुई है कि शासकों के अधीन ही लोग रह रहे हैं, गुलामी के जंजीर में जकड़ के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्लियर? चलिए तीसरे पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। 30 कोटि संतान नग्न तन अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नत मस्तक तरु तल निवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। 30 कोटि संतान नग्न तन, 30 कोटि, कोटि का मतलब होता है करोड़। जब यह कविता लिखा गया था उस समय हमारे देश की आबादी 30 करोड़ रही होगी, 30 करोड़ हमारे देश की आबादी रही होगी, इसीलिए इसमें 30 कोटि लिखा हुआ है। सुमित्रानंदन पंत जी 30 कोटि लिखे हुए हैं कि 30 कोटि संतान नग्न तन, 30 करोड़ संतान माने भारत माता के संतान, यहाँ के लोग नग्न तन, नंगे बदन है, नंगे बदन है। 30 करोड़ संतान भारत माता के नंगे बदन है। अर्थ क्षुधित, आधे पेट खाने के विवश हैं, भर पेट खाना नहीं मिलता है, आधा पेट खाते हैं। शोषित, दूसरे के द्वारा सताए जा रहे हैं, दुखपूर्ण भरी जीवन व्यतीत हो रही है। निरस्त्र जन, बिल्कुल ही उनके तन पे वस्त्र नहीं है, निरस्त्र हैं, किसी प्रकार की कोई संसाधन उनके पास नहीं है। मूढ़ असभ्य, अंधविश्वासों से घिरे हुए हैं, अंधविश्वासों से घिरे होने के कारण वो बहुत ही रूढ़ हो गए हैं, मूढ़ हो गए हैं, असभ्य हो गए हैं, असभ्यता फैल गई है। हमारी भारत की जो अपनी जो सभ्यता है वो कहीं दूर चली गई है, उसको हर लिया गया है। अशिक्षित, अंधविश्वासों से जकड़ने के कारण हमारी भारत माता जो है, यहाँ के लोग जो हैं अशिक्षित हो गए हैं। अरे भाई शिक्षा मिलेगा तब ना आप आगे बढ़िएगा, शिक्षा मिलेगा तब ना आप सही गलत का पहचान कीजिएगा कि सही क्या है गलत क्या है, तब ना आप आगे बढ़िएगा। तो शिक्षा तो मिल नहीं रहा है, सारे अंग्रेजों ने गुलामी के जंजीर में आपको जकड़ दिया है, अपने मन से आपसे सारा काम करवा रहा है, आपको अपने मन से कोई काम करने नहीं दे रहा है। कहीं स्कूल कॉलेज है नहीं कि आपको शिक्षा मिलेगा। तो ये सारे लोग अशिक्षित हो गए हैं, निर्धन गरीब हो गए हैं। ये भारत माता, ये सारे लोग जो हैं भारत के गरीब हो गए हैं। नत मस्तक तरु तल निवासिनी, और ये सारे लोग विवश हैं, विवश हैं, खुले पेड़ के नीचे, आसमान के नीचे सोने को विवश हैं। रहने के लिए छत भी नहीं है, एक झोपड़ी भी नहीं है,
वही बात बता रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि 30 कोटि संतान नग्न तन अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नत मस्तक तरु तल निवासिनी। भावार्थ हो गया कि 30 कोटि संतान जो हैं अभी गुलामी के जंजीर में जकड़े होने के कारण नंगे हैं। हमारे किसान इतने फसल उपजा रहे हैं, इतने धानों की खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, फिर भी नग्न तन है, उनके बदन पे कपड़ा नहीं है, अर्धक्षुधित आधे पेट खाते हैं, शोषित हैं, निरस्त्र जन है, किसी प्रकार के कोई साधन नहीं है, बहुत ही मूढ़ी हो गए हैं, असभ्य हो गए हैं और अंधविश्वासों से जकड़े होने के कारण अशिक्षित हो गए हैं, गरीब हो गए हैं और विवश हैं, खुले पेड़ के नीचे सोने में के लिए विवश हैं। अगले पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। निर्धन तन नत मस्तक तरुल निवासिनी स्वर्ण सयद पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित कंद्र कंपित अधर मौन अस्मित राहु ग्रसित सरदेन्दु हासिनी। फिर से सुनिए। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित कंद्रन कंपित अधर मौन अस्मित राहु ग्रसित शारदेन्दु हासिनी भारत माता ग्रामवासिनी। 1 2 3 4 ये चौथा पंक्ति है बच्चों, इस कविता का ये चौथा पंक्ति है। इसका भावार्थ सुनिए। स्वर्ण सयद पर पद तल लुंठित, इसका भावार्थ सुनिए चौथे पंक्ति का। कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि भारत भूमि पर सोने के समान मूल्यवान धान उगता है। हे हमारे भारत भूमि जो है स्वर्ण से पर पद तल लुंठित, ये हमारे भारत की भूमि पे सोने के समान धान उगाए जाते हैं। देखते हैं कितना हरा भरा ये धान जो उगता है, ये सोने के समान है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, हमारे भारत माता के जमीन पे सोने के समान धान उगाया जाता है, फिर भी आम भारतीय नागरिक जो हैं, खेतिहर कृषक जो हैं, अत्याचारी शासकों एवं शोषकों के चरणों में लुटता है। अत्याचारी शासक और शोषणों के चरणों में लुटता है। पद तल लुंठित, इतने धान उपजा रहे हैं हमारे किसान भाई, इतने खेती कर रहे हैं, फिर भी जो यहाँ पे जो साहूकार हैं, जो बड़े बड़े सेठ हैं, उनके चरणों में जाके लौटता है, उनके चरणों में नतमस्तक होता है। अपना वह स्ट्रेंथ कायम नहीं करता है, अपने जीवन अपने हिसाब से नहीं जीता है। ठीक है। अत्याचारी शासकों एवं शोषणों के चरणों में लौटता है, उनका गुलाम बन रहता है। ये अत्याचारी शासकों के गुलाम बना रहता है। कौन? हमारे भारत के किसान भाई। भारत के किसान का मन धरती के समान सहिष्णु और कुंठाग्रस्त हो गया है। जब इतने सारे दुख से भरी जीवन जब होगा तो हमेशा एकदम बहुत दुखपूर्ण भरी, इनके मन हमेशा दुखी रहता है किसानों के। कितना कमाते हैं, इतना खेत उपजाते हैं, थोड़ी सी अनाज हमको मिल जाता है, बाकी सारा सेठ ले जाता है, बाकी सारा टैक्स के रूप में चल जाता है। बहुत ही दुखी रहते हैं। उसी जिस प्रकार से धरती माता का मन जो कुंठित हो गया है, उसी प्रकार से किसानों के मन भी कुंठित हो गया है, दुख भूल हो गया है। ठीक है। भारत करुणा विलाप से कांपता हुआ भी अधरों में मंद हास के साथ मौन रहता है। ये भारत जो है करुणा दुख के साथ ये पूरा एकदम जीवन व्यतीत कर रहे हैं यहाँ के किसान, और उसी के साथ जो है ये बहुत ही ग्रसित रह रहे हैं। अधर मौन अस्मित राहु ग्रसित शारदेन्दु हासिनी, ऐसा लग रहा है कि हमारे भारत माता को राहु ने ग्रस लिया है, राहु ने ग्रसित कर दिया है। राहु का जब ग्रसित होता है तो सिर्फ दुख ही आता है। लाख आप परिश्रम करते हैं, लेकिन उस परिश्रम के हिसाब से आपको फल नहीं मिलता है। वही बात बता रहे कि राहु ग्रसित शारदेन्दु हासिनी, ऐसा लग रहा है कि हमारे भारत माता को राहु का है, हमारे भारत माता के किसानों को राहु ने ग्रसित कर दिया है। ठीक है। बढ़े अगले पंक्ति की तरफ। चिंतित भीरकुटी क्षितिज तिम्रांकित, ये बच्चों ये पंक्ति 1 2 3 4 5, ये पांचवा पंक्ति है। पांचवा पंक्ति है ये।
चिंतित भीरकुटी क्षितिज तिम्रांकित नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित आनन श्री छया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी भारत माता ग्राम वासिनी। कह रहे हैं कि चिंतित भीरकुटी क्षितिज तिम्रांकित नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित आनन श्री छया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी भारत माता ग्राम वासिनी। देखिए बच्चों, इसका भावार्थ क्या हुआ। चिंतित भीरकुटी, एक गुलामी की जंजीरों में जकड़े होने के कारण भारत माता, भीरकुटी का मतलब क्या होता है, आंख का ये भाव, चिंतित भीरकुटी, चिंता से ये भारत माता का भीरकुटी जो है टेढ़ी हो गई है, भाव टेढ़ी हो गई है। चिंता से भारत माता की भाव जो है टेढ़ी हो गई है। भीरकुटी क्षितिज, टेढ़ी हो, क्षितिज मतलब टेढ़ा, भीरकुटी क्षितिज टेढ़ी हो गई है। शासकों और शोषकों से भारत माता का प्रवेश चिंताग्रस्त था। उसके सामने कोई भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। चारों तरफ शासक जो हैं अपना वर्चस्व बना के रखे हैं। सब शासक अंग्रेज जो हैं चारों तरफ छाए हुए हैं। अंग्रेज सब लोग से गुलामी करवा रहे हैं। गुलामी के जंजीर में सब लोग जकड़े हुए हैं। सब लोग निसाक्षर हैं, किसी को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। चिंता, सब लोगों के चेहरे पे चिंता, उसकी भाव जो है, सब लोग चिंता से ग्रसित हो गए हैं। सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं होगा। इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमको कुछ नहीं मिल पा रहा है। चिंता से उसकी भाव मुड़ी हुई है। भारत माता के चिंता से उसकी भाव मुड़ी हुई है और नेत्र झुकी हुई है, आंखें झुकी हुई है। नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, उनकी आंखें झुकी हुई है और आकाश का भाव धुंध से आच्छादित है। ऐसा उनकी आंखें जो है, आंखों में आंसू है और आंखें ऐसे झुकी हुई है। ऐसा लग रहा है कि आकाश में बादल है, अब बरसने वाला है कि तब बरसने वाला है। उस प्रकार से आंखों में आंसू है, बादल जैसे छा गया है आंखों में, अब बरसने वाला है। और भौं जो है मुड़ी हुई है, भौं टेढ़ी हो गई है चिंता से। इस शासकों से, ये अंग्रेजी के गुलाम परतंत्रता के बेड़ी के चिंता से भौं मुड़ी हुई है और आंख पे जो है बादल छाया हुआ है। इस कारण भारत माता के मुख की शोभा छायाग्रस्त हो गया है। धुंध से लग रहा है कि धुंध से एकदम छायाग्रस्त हो गया है। चंद्रमा के समान एकदम धूमिल, जो चंद्रमा ऊपर आकाश में दिखता है और बादल छाए रखते हैं, उसी प्रकार धूमिल हो गया है। ठीक है, वही कह रहे हैं। आप लोग भावार्थ इसको अच्छे से सजा के आप लोग लिख सकते हैं कि विदेशी शासकों और शोषकों से भारत माता का परिवेश चिंताग्रस्त रहा। विदेशी शासकों और शोषकों से भारत माता का परिवेश चिंताग्रस्त रहा। उसके सामने कहीं कोई आशा की किरण नहीं है। निरक्षरता आ गई है, पूरे चिंता का भाव है, उसकी भाव मुड़ी हुई है और नेत्र झुकी हुई है। आकाश का भाव धुंध से आच्छादित है। इस कारण भारत माता के मुख की शोभा छायाग्रस्त हो गया है, चंद्रमा के समान एकदम धूमिल हो गया है। चंद्रमा जिस प्रकार बादलों से धूमिल होके बहुत ही धूमिल दिखाई देता है, उस प्रकार से हो गया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें पंक्ति की तरफ। इसका अंतिम पंक्ति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सफल आज उसका तप संयम, सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी भारत माता ग्राम वासिनी। सफल आज उसका तप संयम, पीला हिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी भारत माता। कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी कि कवि सफलता पर आशा प्रकट करते हैं। कवि सफलता पर आशा प्रकट करते हुए कहते हैं कि